Welcome to Common Mind. So, today we are going to 2016 first paper of CDS and the first part comprising of first 50 questions. Okay. Now, one thing is important here that the questions or the test booklet series which we are attempting is of mostly are of series A, and the time allotted is 2 hours and the maximum marks are 100. We all know this basic instruction. Okay. Now let us start without wasting any further time. If the roots of the equation these are in the ratio p is to p, then instead of just solving or writing here p plus q and p into p, you just solve this equation. Here we will get, if we solve these two, we will get p plus q upon under root pq plus under root m by l. ये मिलेगा हमको, ठीक है। उसके बाद p plus q की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी माइनस एम बाई एल, और यहाँ से अंडर रूट pq की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट m बाई एल, है ना। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे ये हो जाएंगे। तो आपको क्या मिला, आपको जाएगा माइनस टाइम्स कितना हो जाएगा अंडर रूट एम बाई एल, क्या का ये हो गया, प्लस यहाँ पे हमको और एक्स्ट्रा चीज दी गया प्लस अंडर रूट एम बाई एल। ये दोनों की दोनों कैंसिल आउट होकर क्या बन गया मेरे जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें रफ में जाना पड़ेगा, है ना। इसमें कोई आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है ऐसा कुछ लग नहीं सकता, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ, है ना। एक्स तो नहीं, सपोज वाई मान लेता हूँ, इसको मैं जेड मान लेता हूँ। वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव को सॉल्व करना है बेसिकली, यानी कि यहाँ से वाई इज इक्वल्स एक्स माइनस फाइव प्लस जेड। देखिए कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थर्टी माइनस अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या था, y माइनस, हम इसको मान लेते हैं जेड, वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स प्लस फाइव। कहने का मतलब है कि अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थर्टी इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव प्लस अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव। दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थर्टी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर, तब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे ना दोनों साइड, साइड स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस टू टाइम्स दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसको देखें फर्दर, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थर्टी इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस टेन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस फाइव अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस सेवन एक्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव इज बेसिकली प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी, तो इधर आएगा तो माइनस फिफ्टी हो जाएगा। माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स माइनस फाइव अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव, राइट। ये हुआ। फिर यहाँ से कटा तो माइनस ट्वेंटी फाइव आ जाएगा, माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव। अच्छा यहाँ पे एक टर्म और रह गया हमारा कि माइनस टेन एक्स भी तो रह गया, यहाँ पे आप इसको प्लस टेन एक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। प्लस टेन एक्स भी रह गया तुम्हारा, तो माइनस ट्वेंटी माइनस फिफ्टी प्लस टेन एक्स या फिर माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव। ठीक है, यहाँ पे अगर आप माइनस फाइव कॉमन लेंगे तो, या फिर फाइव ही कॉमन ले लीजिए, तो मेरे पास हो जाएगा एक्स माइनस फाइव इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से एक्स माइनस फाइव को कैंसिल आउट मत करिएगा, एक्स माइनस फाइव को ऐसे रहने दीजिए, यहाँ लिखिए फाइव माइनस, या फिर इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा आपका अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव माइनस और फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक एक्स की वैल्यू फाइव निकल के आई, दूसरी क्या निकल के आई कि टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थर्टी इक्वल टू जीरो। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये टेन थ्री ट्वेल्व फाइव, तो ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस थर्टी इक्वल टू,
तो 2x x माइनस सिक्स प्लस 5 x माइनस सिक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, एक तो x आ रहा है -5/2, और एक x आ रहा है 6, और एक x आ रहा है 5। तो देखिए, तो हमारे पास ये तीन रूट्स आ चुके हैं। अब इन तीन रूट्स को हमसे बेसिकली इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अल्फा बीटा एज इट्स रूट। अल्फा बीटा यदि इसके रूट है और हमको उन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, और ऑप्शन में क्या क्या ये मेरे गिवन है -15, -5, 0 और 5। देखिए, 5 को किसी इन दोनों से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर तो नहीं आने वाला, राइट सी बात है। तो इन्हीं दोनों में से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास -15 ऐसा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है -15 होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या है। मैं क्या करता हूँ, मैं 1/x को टी ले लेता हूँ और 1/y को जी ले लेता हूँ। मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी पी टी प्लस क्यू जी, पी टी प्लस क्यू जी इज इक्वल टू एम, एंड क्यू टी प्लस पी जी इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, एक्स मतलब टी और जी की वैल्यू निकालनी है वहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा पी क्यू टी प्लस क्यू स्क्वायर जी इज इक्वल्स टू एम क्यू। और यहाँ पे मैं पी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको पी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको पी से, मैंने इसको पी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया पी क्यू टी प्लस पी स्क्वायर जी इक्वल्स टू पी एन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आ जाएगा जी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू माइनस पी एन, ठीक है ना, एम क्यू माइनस पी एन। तो जो जी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, एम क्यू माइनस पी एन अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये जी की वैल्यू आ गई। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली इक्वेशन से देखें तो पी टी इज इक्वल्स टू एम माइनस क्यू जी। तो पी टी इज इक्वल्स टू एम माइनस एम क्यू स्क्वायर माइनस पी एन क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये होगा। तो पी टी इज इक्वल्स टू एम क्यू स्क्वायर माइनस एम पी स्क्वायर माइनस एम क्यू स्क्वायर प्लस पी एन क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एम क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन क्यू, और ये आपका हो जाएगा माइनस एम पी अपॉन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एक्स अपॉन वाई का रेशियो। तो एक्स अपॉन वाई कैसे आएगा, जब हम जी अपॉन टी करेंगे, है ना। जब हम जी बाई टी करेंगे, यानी कि यहाँ से देखो, जब मैं जी को टी से डिवाइड करूंगा, जी डिवाइड बाई टी करूंगा, तभी तो मेरे को एक्स बाई वाई मिलेगा। तो जी ये रहा, जी ये रहा, मुझे क्या करना है, जी डिवाइड बाई टी कर देना है। और जैसे मैं जी डिवाइड बाई टी करूंगा, जैसे ही मैं जी डिवाइड बाई टी करूंगा, ये वाले दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर क्या आएगा मेरे पास, क्यू माइनस पी एन, और नीचे क्या आ जाएगा, एन क्यू माइनस एम पी। यस। या फिर अगर आप ऑप्शन नंबर थ्री को देखें, इसको मैं फर्दर रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, क्या, एन पी माइनस एम पी अपॉन एम पी माइनस एन, है ना। देखिए, सेम ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। इफ ए स्क्वायर माइनस बी बाई दिस एंड दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहली वाली इक्वेशन को मैं इसमें से ए स्क्वायर अलग कर लेता हूँ, तो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बी वाई प्लस सी जेड। दूसरे वाली इक्वेशन में मैं बी स्क्वायर को सेपरेट करूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको ए एक्स प्लस सी जेड। तीसरे वाले में मैं सी स्क्वायर को अलग कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई। मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो आएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू टाइम्स ए एक्स प्लस 2 टाइम्स बी वाई प्लस 2 टाइम्स सी जेड, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, और उसके बाद ए स्क्वायर, हाँ लिख देता हूँ ए स्क्वायर, अब -2x, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -2x, प्लस में बी स्क्वायर के साथ बी वाला टर्म लाइए, कौन सा, -2, प्लस में सी स्क्वायर माइनस टू सी जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं ए कॉमन लूंगा तो बचेगा ए माइनस एक्स, प्लस यहाँ से मैं बी कॉमन लूंगा तो बी माइनस टू वाई, यहाँ से मैं सी कॉमन लूंगा तो सी माइनस टू जेड इज इक्वल टू 0। यानी कि मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब अगर इसको 0 होना है, इस इक्वेशन को, तो ए बी सी को 0 कर दो।
या तो आप ए बी सी को 0 कर दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका बेसिकली क्वाड्रेटिक बन रहा है। हाँ, यहाँ पे ए स्क्वायर में एक 2 का टर्म आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है। अगर कोई भी टर्म क्वाड्रेटिक होता है तो वो वाला टर्म 0 नहीं होता। कि अगर ये वाला टर्म या फिर ये वाला टर्म या फिर ये वाला टर्म 0 हो जाए तो उसका कोई मतलब, इसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा ना फिर, अगर क्वाड्रेटिक है तो इट विल नॉट हैव एनी मीनिंग। देयरफॉर ये ए और बी और सी को 0 नहीं हो सकता है। तो 0 क्या हो सकता है? एक ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। यानी कहने का मतलब है कि ए की वैल्यू 2x हो जाएगी, बी की वैल्यू 2y हो जाएगी और सी की वैल्यू 2z हो जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू आप यहाँ पे 2x पुट करिए, x प्लस 3x हो जाएगा आपका 1/3। बी की वैल्यू यहाँ पे आप 2y पुट करिए तो आ जाएगा y/3y, यानी कि 1/3, यहाँ पे 1/3। तो कितना हो गया? 3 टाइम्स 1/3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, इफ द इक्वेशन, अब देखिए, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यदि कॉमन रूट होता है, सपोज अल्फा हमने मान लिया, ठीक है, हमने अल्फा माना, अल्फा इज अ कॉमन रूट, तो अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस पी इक्वल टू। अब क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा अल्फा प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको बता जाएगा, अगर अल्फा क्यू प्लस पी माइनस पी प्लस इक्वल टू 0, तो क्यू पी प्लस क्यू कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा मेरे पास अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई क्या? 1, यानी कि जो हमारा कॉमन रूट है वो है 1। अब चाहे आप 1 इसमें पुट करिए, इसमें 1 पुट कर रही है, कंडीशन सेम आ जाएगी। कौन सी आएगी? देख लेते हैं, 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। पहली वाली से वो आई, दूसरी वाली से क्या आ जाएगी? 2 माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना? तो इसको मैं इधर ले आऊँ तो हो जाएगा पी माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। या फिर इसको मैं इधर ही ले आता हूँ तो भी आपका इसका हो जाएगा पी माइनस क्यू। सेम कंडीशन आ रही है, यानी कि हमारा जो है ये वाला स्टेटमेंट सही है, और अल्फा की जो जो कॉमन रूट है इन दोनों के बीच में वह 1। ठीक है, पी माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अगर इसकी वैल्यू ये है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे दोनों साइड क्यूब कर देना है। दोनों साइड आप क्यूब करेंगे तो आएगा आपके पास दिस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू इसका क्यूब यानी कि 2, इसका क्यूब यानी कि 2 टू द पावर माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 विच इज 1। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी विच इज ए प्लस बी इज नथिंग बट एक्स, तो यहाँ पे आप सीधे एक्स लिख दो, बस हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2 प्लस 3x। टू उधर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 2x क्यूब इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1 प्लस 6x। 4 प्लस 1 प्लस 6x, तो आपके पास हो जाएगा 2x क्यूब इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6x। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसकी वैल्यू, तो यानी कि 2x क्यूब माइनस 6x और माइनस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधे सीधे लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, the sum and difference of two expressions are this and this, the HCF of the two expressions। सपोज दो पॉलिनोमियल, हमको दो क्वाड्रेटिक यहाँ पे गिवन थे, क्या पी प्लस क्यू की वैल्यू हमको दी हुई है, ये है ना। पी और क्यू क्या है हमारे पास? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 5x² माइनस एक्स माइनस 4, और पी माइनस क्यू को क्या बोल सकते हैं हम? एक्स, ये जो डिफरेंस दिया हुआ है वो है x² प्लस 9x-10। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे दोनों को तो क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 2p इज इक्वल्स टू 6x² प्लस 8x-14। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x² प्लस 4x-7। एक पॉलिनोमियल ये आ गया मेरे पास, एक पॉलिनोमियल जो है मेरे पास ये आ गया। दूसरा पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा? p, इसमें से q को इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो मेरे पास q आ जाएगा। q क्या आ जाएगा फिर? 3x² माइनस 5x² विल बी माइनस 2x² प्लस 4x, ये हो जाएगा आपका प्लस 5x और माइनस 7 प्लस 4 इज माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारे पास पॉलिनोमियल p आ गया, ये हमारे पास पॉलिनोमियल q आ गया। ठीक है, एचसीएफ ऑफ द टू एक्सप्रेशंस विल बी, हमसे एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ में इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पे
तो फैक्टराइज करो, क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे कर देते फैक्टराइज इसको। 3x इसको मैं करता हूँ फैक्टराइज, मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x, या फिर 6x में 7x माइनस 3x, 7x माइनस, ये फिर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 7, तो 3x x माइनस 1 प्लस 7x माइनस 1, x माइनस 1 और 3x प्लस 7, एक फैक्टर ये आ गया। दूसरा दो फैक्टर हमारे पास इसके आ गया। अब इससे निकालते हैं कौन कौन से हो जाएंगे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x माइनस 3, तो माइनस 2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1 होगा ना, x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1, तो हम देख सकते हैं कि x माइनस 1 इसमें भी कॉमन आ रहा है और x माइनस 1 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो दोनों में ही x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। हमने क्या किया, बस हमने p और q का एक कॉमन फैक्टर निकाल दिया, इसको फैक्टर के टर्म्स में लिखा, इसको फैक्टर के टर्म्स में लिखा और दोनों का कॉमन फैक्टर निकाला, विच इज कमिंग आउट टू बी x माइनस 1। ठीक है, if x माइनस a प्लस x माइनस b, दिस इज देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि s प्लस 3s माइनस s विल बी 2s, देन 2s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। ये कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और हमसे ये पूछ रहा है, तो अगर मैं इसको ओपन करूँ मेरे पास आ जाएगा क्या, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, 4s स्क्वायर, उसके बाद प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस ए प्लस बी प्लस सी, हो जाएगा अपॉन में नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कंडीशन हमको क्वेश्चन में गिवन थी ये वाली, हम यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रखेंगे, 2s, तो माइनस 2s इंटू 2s विल बी माइनस 4s स्क्वायर, और ये सॉरी 4s स्क्वायर होगा, 4s स्क्वायर और माइनस 4s स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास क्या बचा सिर्फ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं हम, if the polynomial is divisible by this, अगर मैं इसको फैक्टर करूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी तो बन सकता है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये वाला तो टर्म आएगा नहीं, राइट सी बात है, जो टर्म हमारे पास बचे हैं वो ये और ये आएंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 और माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है और लिमिटर को 0 कर देना है, तो यहाँ पे जब मैं 1 रखूंगा तो आएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू, माइनस 1 माइनस 1 -1 -2 -5 इक्वल टू 0, तो p प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4। ठीक है, और यहाँ पे -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस पी प्लस क्यू -1 प्लस 1 माइनस 3, यानी कि माइनस पी प्लस क्यू -2 इक्वल टू 0, यानी कि p माइनस क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -2। ठीक है, p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ से 4, दोनों जगह को सॉल्व कर देंगे तो 2p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2, p की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड q की वैल्यू आ जाएगी 3, तो p स्क्वायर हमसे वैल्यू क्या पूछा, हमको p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर पूछा हुआ है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे बोल रहा है कि x माइनस m और x माइनस k आर सिंपल फैक्टर्स ऑफ ax, so x equal to m and x equal to km will satisfy the equation, so here we will get m square plus pm plus q equal to 0 and x equals to km, we will substitute here, we will get k square m square plus p km plus q equals to 0. Now we will solve each of them. Okay, just subtract this, here will get q will get cancel out, we'll get m square k square minus 1 plus 3m k minus 1 equal to 0, right? So now just handle this, m square as it is, write this as k plus 1 k minus 1 plus 3m k minus 1 equal to 0. So let us take m common,
k minus 1 common, we will be getting k plus 1 plus p equal to 0, right? Sorry, m into k plus 1 plus p equal to 0. Now how? Now let us check the conditions in the question. क्वेश्चन में कंडीशन चेक करनी है। हमें गिवन है कि m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, जाहिर सी बात है m की वैल्यू जीरो तो नहीं है, क्या रिटर्न गया, एंड k इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ से क्या मुझे मिल रहा है k इज इक्वल टू 1, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये दोनों तो क्या, तो जाहिर सी बात है सिर्फ हमारा ये वाला टर्म जीरो होगा, वाला टर्म हमारा जीरो होगा, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस पी अपॉन के प्लस वन, माइनस पी अपॉन के प्लस वन, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे m आ गया मेरे पास, तो m स्क्वायर आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर मेरे पास ये आ गया, एम की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बस इस वाले इक्वेशन को रख देना है, यहाँ पे बस इस वाले इक्वेशन को आप रख दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर, एम स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा एम की वैल्यू माइनस पी की बने तो आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर अपॉन के प्लस वन प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, तो कितना आ जाएगा ये, पी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो आएगा मेरे पास वन माइनस के माइनस वन अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, पी स्क्वायर के इज इक्वल्स टू एस क्यू होगा ना सर, माइनस, मतलब माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा सिर्फ जी, तो पी स्क्वायर के इज इक्वल्स टू जी टाइम्स के प्लस वन का होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हम देख लेते हैं ऑप्शन में कि पी स्क्वायर के इज इक्वल्स टू जी इंटू के प्लस वन का इक्वल्स टू, सॉरी जी नहीं क्यू, क्यू इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा, राइट। Let n be a non-zero integer and n be a positive integer that are in the remainder obtained on dividing the polynomial by this। देखिए हम यहाँ पे अब केसेस बना के चलते हैं, जनरल अगर करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, जिसमें केसेस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने m को 3 ले लिया, n को 2 ले लिया, x की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 क्या x माइनस 3 से डिविजिबल है, या अगर नहीं है तो रिमाइंडर कितना, ठीक है। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, यदि मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, यहाँ पे हो जाएगा x, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स कैंसल, थ्री एक्स माइनस नाइन, यहाँ पे आपके हो जाएगा क्या, प्लस थ्री, तो आपके हो जाएगा थ्री एक्स, सॉरी प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन होगा ना, और यहाँ पे प्लस थ्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स माइनस नाइन, आप दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 18 आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 18 आ रहा है, तो रिमाइंडर ऑड तो नहीं है, इफ m इज ऑड, देखिए m की वैल्यू ऑड हमने ली यहाँ पे थ्री, लेकिन रिमाइंडर हमारा आ रहा है इवन, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं है, ठीक है। यदि हमसे क्या बोल रहा है, r इज इक्वल टू एस स्क्वायर फॉर सम इंटीजर s इफ n इज इवन, हमने n को इवन लिया यहाँ पे, तो हमसे बोला है r इज इक्वल टू एस स्क्वायर फॉर सम इंटीजर s, रिमाइंडर की वैल्यू एस स्क्वायर के बराबर है, जो कि इसी इंटीजर का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि 18 किसका स्क्वायर नहीं है। तीसरा हमसे कह रहा है और r इज अ नॉन जीरो इवन इंटीजर, ये वाला केस सही हो सकता है, हम पहले t को भी देख लेते हैं, r इज इक्वल्स टू t क्यूब फॉर सम इंटीजर t इफ t डिवाइड्स n, t डिवाइड्स n, सपोज हमने n को ही 3 रख लिया, तो 3 डिवाइड 3 ऑब्वियस करेगा, ठीक है। जब हमने n की वैल्यू को 3 रखा, एक्स क्यूब प्लस थ्री क्यूब आ गया, एक्स क्यूब प्लस थ्री क्यूब को हमने किससे डिवाइड किया, एक्स माइनस थ्री से, एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 27, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर कैंसल, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 27 प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स, ठीक है, एक्स माइनस थ्री से फर्दर इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री एक्स है ना, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस 27, तो रिमाइंडर क्या बचा है मेरे पास 27,
एक मिनट इसको फिर से करते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन आपको प्रोसेस समझना होगा। एग्जाम में तो आपको यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कर भी रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे, x-3 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, x³ + 3³ ठीक है, कितना हो जाएगा ये, x² x³ - 3x² कैंसल, 3x² -+27 कितना हो जाएगा, +3x, तो कितना हो जाएगा, 3x² -9x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 9x। ठीक है, +27 यहाँ पे हो जाएगा +9, तो 9x - 27, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 57। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला टर्म है, लास्ट वाला टर्म चाहे कोई भी टर्म हो, उसका डबल जो है रिमाइंडर आ रहा है। तो जो डबल रिमाइंडर आ रहा है, कहने का ये मतलब है कि आप m की कोई भी वैल्यू लेंगे, आप m या n की कोई वैल्यू ले लीजिए, जो m की पावर n आएगा हमेशा वो डबल हो रहा है ना, तो रिमाइंडर आ रहा है मेरा वो डबल हो रहा है बेसिकली, यानी कि 2 × m की पावर n जो है मेरा रिमाइंडर। अब आप 2 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करिए, कोई भी चीज मल्टीप्लाई करिए, तो आंसर में हमें क्या देगा, नॉन जीरो इवन इंटीजर ही देगा। और क्या देगा, नॉन जीरो इवन इंटीजर ही देगा। रिमाइंडर हमारा 2 की पावर mn आ रहा है, हमने देख लिया यहाँ पे, हम चाहे mn की कोई भी वैल्यू ले लें, तो जो रिमाइंडर हमारा आ रहा है 2 टाइम्स m की पावर n आ रहा है। इस केस में क्या आया, t² केस में क्या आया, 2 × 3³ देख लीजिए, अब 2 × m की पावर n जो है हमेशा रिमाइंडर आ रहा है, और क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है, तो चाहे m की पावर n ऑड हो या इवन हो, तो 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, दैट्स वाई इट इज ऑलवेज एन इवन इंटीजर। क्या यहाँ पे आ रहा है 4 की पावर x × 2 की पावर y, यानी कहने का मतलब है 2 की पावर में यदि हम कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 2 पावर 2x + y, वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 7, 2 4 है ना, यानी कि 2x + y की वजह से 7 आ गई। दूसरा आंसर क्या रहा है, ये वाला 3x + 2y -2xy = 1, ठीक है। पर ये नहीं, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो आ जाएगा मेरे पास 3 की पावर 3x + 2y = 2xy, यानी कि 3x + 2y = 2xy होगा। हमसे कह रहा है कि x + y की वैल्यू होता है, हमसे पूछा x + y की वैल्यू क्या हो सकती है, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x + y। तो दो इक्वेशन है हमारे पास, तो अब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो y को यहाँ से 7 - 2x रख देते हैं। ठीक है, y को 7 - 2x रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x + 14 - 4x = 2x × 7 - 2x, 3x, यानी कि 14 - x = 14x - 4x², 4x² -15x + 14 = 0। ठीक है, फैक्टराइज होकर क्या बन गया, 4x² -8x -7x + 14 = 0, 4x(x - 2) -7x - 2, तो यहाँ से x की वैल्यू एक 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 7/4 को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, x = 2, और यहाँ से फिर जब x = 2 यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 + 2y = 4y, तो 6 = 2y, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी कि y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो 3 + 2 कितना हो गया मेरे पास आंसर इसका, 5। नेक्स्ट वाला सवाल कहते हैं, इफ द लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² - a² + 1 + a are p n, लीनियर फैक्टर्स का मतलब होता है, लीनियर फैक्टर का मतलब होता है x - p एंड x - q। हमसे पूछ रहा है p + q की वैल्यू बताओ। अगर इसके लीनियर फैक्टर्स p एंड q हैं, तो p + q का जो सम होगा, मतलब p + q के रूट्स हो गए एक तरह से, और इसके रूट्स हो गए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a² + 1 यानी कि a+1/a की वैल्यू हो गई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे इस फॉर्म में गिवन है,
हमको इस फॉर्म में गिवन है टी प्लस। एक काम करते हैं, हम ऑप्शन वाइज इसको बोलते हैं। पहला ऑप्शन देखें यार, तो हमको मिलेगा ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस वन। टी प्लस क्यू की क्या वैल्यू ये है देख लेते हैं। एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो ए माइनस वन आएगा, माइनस वन कॉमन लेंगे तो ए प्लस वन, प्लस वन होगा। तो आपका हो जाएगा एक्स माइनस वन ए प्लस वन, ये आ रहा है। और क्योंकि हमने पी प्लस क्यू आया हमारा ए प्लस वन बाई ए, ठीक है। तो जो हमारे रूट्स हैं, या फिर हम इसको ऐसे ना लिख के मतलब एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, क्या इसको और इसको साथ में लाएंगे तो आएगा ए, सॉरी इसको नहीं, इसके ए एक्स माइनस वन और माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है। ए एक्स माइनस वन प्लस ऑफ, फिर माइनस लिख दीजिए तो माइनस आ जाएगा कितना, एक्स प्लस ए, ठीक है। और ए यहाँ से कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस वन अपॉन ए, ठीक है। और सॉरी ये प्लस है ना, प्लस एक्स माइनस है तो यहाँ प्लस वन, फिर माइनस हो जाएगा तो प्लस एक्स माइनस ए। आप देख सकते हैं क्या, ये वैल्यू लिखी हुई है पी, ये वैल्यू लिखी हुई है क्यू, कोई पी प्लस क्यू हमसे पूछ रहा है। तो हमने इसको मैनिपुलेट करके इस ऑप्शन को पी प्लस क्यू के फॉर्म में लाया। पी यही तो है, एक्स माइनस वन अपॉन है, एक्स माइनस वन अपॉन ए ही तो पी है, और एक्स माइनस ए ही तो हमारा क्यू है। पी प्लस क्यू हमसे पूछ रहा है, यानी कि एक्स माइनस वन अपॉन ए प्लस एक्स माइनस ए हो जाएगा आपका। यही आपसे आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। हमसे बोल रहा है ये इसको फॉर्म करने के लिए, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं। पहले इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ। इस फॉर्म को जब मैं रैशनलाइज करूंगा, ऊपर इसका स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा तो ये ओपन होगा, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी प्लस ए माइनस टू बी प्लस टू टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर, कौन में इसका ए प्लस टू बी माइनस ए प्लस टू बी, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या, आ, क्या हो जाएगा, फोर बी कौन में टू ए प्लस टू टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर, यानी आपके पास हो जाएगा ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर अपॉन टू बी। अब जरा ध्यान से इसको देखिए, देन दिस इज इक्वल टू गिवन बाय, अगर ये एक्स है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। हमसे बोला है कि बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी कैलकुलेट करो, तो यहाँ से जब मैं एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर अपॉन फोर बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। तो बी को स्क्वायर को उधर ले जाइए तो या फिर इसको ऐसे ना सॉल्व करके हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो शॉर्ट बनाने के लिए कि इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो साइड स्क्वायर करेंगे, कर देंगे, हो जाएगा फोर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर ए बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बी बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने से मेरे पास क्या बचेगा, बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये माइनस बी था इधर था तो प्लस बी इधर आ जाएगा इक्वल टू जीरो। और सेम एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना, सेम एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है जीरो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हमको पहले से दे रखा है कि a की वैल्यू 3 + b है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ a + b इज गिवन बाय। देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन से ही मैच कर सकते हैं। अगर a + b की वैल्यू सपोज 7 है, ठीक है, तो कहने का मतलब है a या a - b की वैल्यू यदि 3 है और सपोज a + b की 7 है, हम ऑप्शन से जा रहे हैं क्योंकि हम बार बार लंबा मेथड नहीं लगाना चाहते। तो यहाँ से 2a की वैल्यू 10 आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 5। a की वैल्यू जैसे आ गई 5, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। क्या 5 क्यूब दिस होगा? 5 क्यूब होता है 125 = 117 + 2 क्यूब कितना है 8। और देखिए यहाँ पे तुरंत सेटिस्फाई कर गया, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। अगर आपको ऑप्शन ऑप्शन से नहीं जाना है तो आप इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। ए को आप रखिए 3 + b यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स बनेंगे, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा क्लमजी सा हो जाएगा। इससे बढ़िया आप शॉर्टकट मेथड से जाएं, a + b की वैल्यू यहीं से आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। If the sum of the roots of ax² + bx + c = 0 is equal to the sum of the squares of the reciprocal। रिपीटेड सवाल है। सम ऑफ द रूट्स इसका क्या हो जाएगा? कहने का मतलब है कि सम ऑफ द रूट्स हो गया अल्फा + बीटा इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स 1/α² + 1/β²। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? α² + β² अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। यानी कि हमें इसको और इसको इक्वेट करना है। इसका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? -b/a की वैल्यू हो जाएगी b² / -2c/a, यानी कि c/a² और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? c²/a। ठीक है, तो -b/a से a² कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा b² - 2ac/c²। ठीक है, अब हो जाएगा -bc² = ab² - 2a²c। ठीक है, तो ab², अब bc² को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? bc² को उधर ले जाइए और 2a² c को उधर ले आइए, तो मेरे पास फाइनल हो जाएगा 2a² c = 2a² ab² + bc², है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिसेट ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। एन की वैल्यू हमको ये गिवन है। देयर आर एग्जैक्टली टू वैल्यूज ऑफ एन फॉर विच एन इज 861। इससे सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा n² + n अपॉन 2 = 861, n² + n अपॉन 2 = 861, तो यानी कि 2 2 7। ठीक है, तो 1722 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि n² - n - 1722। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगा के देखेंगे, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है, कौन सी आ जाएगी? n² - 42n + 41n। ठीक है, -1722। आप इसको हिट एंड ट्रायल लगा के देख लीजिएगा, आपके पास वैल्यू वही आएगी। ठीक है, 42 × 41 करेंगे तो आ जाएगा 4267। तो आ जाएगा 21722, है ना, 1722। देखिए यहाँ पे भी वही आ रहा है, तो मेरा जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो बेसिकली बन रहा है n × n - 42 + 41 n - 42। तो यहाँ से मेरे पास इंटीजर की दो वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी? n = 42 और n = -42। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, हमको गिवन है n एक इंटीजर है। अगर यदि एक n है तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज लेंगे, ऑब्वियसली 42 भी लेंगे, माइनस वाली वैल्यू भी ले लेंगे, है ना। अरे भाई, एक एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद दो वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमको यहाँ पे सिर्फ लिखना है कि एक n इंटीजर है, तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज कंसीडर करेंगे। देयर आर एग्जैक्टली टू वैल्यूज ऑफ n फॉर व्हिच n = 860। ठीक है, पहला हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा हमसे क्या बोल रहा है? n = -f of n + 1 and for any integer m we have two values of n for which fn is equal to m। देखिए fn की वैल्यू यदि m के बराबर है, तब कोई भी इंटीजर और n या इंटीग्रल वैल्यू के लिए हमको मिल सकता है। कहने का मतलब है कि यदि वैल्यू है, सपोज यहाँ पे मैं 42 तो क्या s42 इज इक्वल टू s ऑफ -42 + 1, यानी कि माइनस टाइम्स 43। s की वैल्यू क्या 42 इक्वल टू माइनस टाइम्स 43 इसके बराबर है
मतलब कि इसको यहाँ रखने पे क्या सेम वैल्यू आ रही है, तो सेम वैल्यू तो नहीं आएगी। क्यों? यहाँ पे माइनस ऑफ एन माइनस वन होना चाहिए था, ताकि एन प्लस वन, क्योंकि अगर हम एस एन को 42 मान रहे हैं तो 42 माइनस वन होगी तभी तो 41 होगा, और माइनस एन बाहर है, माइनस होगा। फिर यदि हम एन को यहाँ माइनस 41 रखते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस टाइम्स 41 माइनस वन, तो हो जाएगा तभी तो होगा 42, है ना। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होना चाहिए, प्लस की जगह माइनस होना चाहिए, तभी ये होगा। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वन ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टू डिफरेंट नॉन जीरो इंटीजर्स पी एंड क्यू। नॉन जीरो है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू टू बी लेस देन पी माइनस क्यू, यानी कि पी प्लस क्यू टू बी लेस देन पी माइनस क्यू। क्यू मस्ट ऑलवेज बी नेगेटिव, तो देख लेते हैं। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू लेस देन जीरो आएगी, क्योंकि यस ऑलवेज, यस इट इज ट्रू दैट क्यू मस्ट बी ऑलवेज नेगेटिव। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, पी प्लस क्यू टू बी ग्रेटर देन पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू ग्रेटर देन पी। देखिए, अब देखिए, हमसे कह रहे हैं बोथ पी एंड क्यू मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव लिखा है, मस्ट बी, लेकिन जरूरी नहीं है। पी को आप चाहे कोई भी रियल नंबर रखो, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, एक्शन रखो, कुछ भी रखो, ये यहाँ से कैंसिल आउट होना ही है। मतलब पी कुछ भी हो सकता है, पी नेगेटिव भी हो सकता है, पी पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू ग्रेटर माइनस क्यू, क्यू की मस्ट बी ग्रेटर जीरो, पी मतलब क्यू तो पॉजिटिव होगा, हाँ क्यू मस्ट बी पॉजिटिव, लेकिन पी मस्ट बी पॉजिटिव इज नॉट नेसेसरी। पी कैन बी एनीथिंग बिकॉज पी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहला ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्या आता है? अब देखिए, ये वाला सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। हमें यहाँ पे एक ट्रिक पता है कि हम इस चीज को हम ए लेते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी के, और बी की वैल्यू हो जाएगी सी के, और सी की वैल्यू हो जाएगी डी के। यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैं ए को डी के टर्म से लिखना चाहूँ तो यहाँ से मैं ए को लिख सकता हूँ क्या, बी की वैल्यू सी के, तो सी के स्क्वायर, और बी को मैं लिख सकता हूँ क्या, डी के स्क्वायर, ठीक है। और सी की वैल्यू डी के है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी के क्यू, ठीक है? और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी के स्क्वायर, और सी की वैल्यू ऑलरेडी डी के है। बस इन ए बी और सी की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है और अपने पास आंसर आ जाएगा। पहले हम एलएचएस सॉल्व करेंगे। एलएचएस में क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, डी क्यू ए की पावर सिक्स प्लस डी क्यू में क्या आ जाएगा, डी क्यू के क्यू प्लस डी क्यू में क्या आ जाएगा, डी क्यू, अपॉन में ए क्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, डी क्यू ए की पावर नाइन प्लस डी क्यूब आ जाएगा, डी क्यू ए की पावर सिक्स प्लस डी क्यूब आ जाएगा, डी क्यू ए क्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से डी क्यूब कॉमन निकालूंगा तो आएगा के की पावर सिक्स प्लस के क्यू प्लस वन, अपॉन में क्या आ जाएगा, डी क्यूब, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, या फिर डी क्यूब भी कॉमन ले सकते हैं, और के की पावर थ्री भी कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, के की पावर सिक्स प्लस के की पावर थ्री प्लस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास एलएचएस में क्या आ रहा है, वन बाई के क्यूब। अब मुझे आरएचएस देखना है कि आरएचएस में क्या यही आएगा, डी की वैल्यू एज इट इज देते हैं, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी के क्यूब, डी से डी कैंसिल, तो आरएचएस भी मेरा क्या आ रहा है, वन बाई के क्यूब। एलएचएस भी मेरा वन बाई के क्यूब आ रहा है, आरएचएस भी वन बाई के क्यूब आ रहा है, तो मेरा दोनों तो यहाँ पे ये वाला है, पहला वाला वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में कुछ क्या प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर छूटा हुआ है। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर ए की पावर फोर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर है ना, हाँ। ए ए स्क्वायर हमको गिवन है तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, ए हमको गिवन है डी के क्यूब ना, तो ए डी के क्यूब गिवन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा मेरे पास के की पावर सिक्स प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर, हाँ, ए की पावर फोर, सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर, कौन में डी स्क्वायर हमको गिवन है, डी स्क्वायर के की पावर फोर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। डी स्क्वायर सबसे जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से के अगर मैं के स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, के स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लूंगा तो के की पावर फोर प्लस के स्क्वायर प्लस वन बचेगा, जो कि नहीं पता, और सिक्स क्या आ जाएगा, के स्क्वायर।
LHS में मेरे पास आया के स्क्वायर। अब ए अपॉन डी में क्या रख सकते हैं, देखिएगा ए की वैल्यू डी के क्यूब रख दिया और नीचे डी आ गया। तो RHS में मेरा के क्यूब आ रहा है और LHS में मेरा के स्क्वायर आ रहा है, दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो मेरा दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होता हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली। ठीक है, ये वाला रिपीटेड सवाल है। इस सवाल को करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। 7 की पावर 10 होता है ना। 7 की पावर 1 होता है 7, 7 की पावर 2 होता है 49 जिसकी यूनिट डिजिट, ये 7 की पावर 3 होता है 343 जिसकी यूनिट डिजिट 3 होती है। 7 की पावर 4 जो भी होगा जिसकी यूनिट डिजिट होगी 1। 7 की पावर 5 से 57, यानी कि हर 4 के डबल पे रिपीट करेगा। सिमिलरली 5 की जो यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा 5 ही होगी, हमेशा 5 होगी। इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगी, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 7 की पावर 8 की यूनिट डिजिट 1 होगी, फिर 7 होगा और फिर 9 होगा, ऐसे रिपीट करेगा, तो इसकी यूनिट डिजिट 9 होगी। अब जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिट डिजिट जो आएगी मेरे रिजल्टेंट नंबर की वो आएगी 4, वो आएगी 4। ठीक है, 4 ना ही 5 से डिविजिबल है और ना ही 10 से डिविजिबल। मेरे पास दो नंबर बच रहे हैं, या तो 7 होगा या तो 11 होगा। अब देखिए, अगर हम 7 के लिए ऑप्शन में जाएं तो 7 इससे डिवाइड करेगा, लेकिन क्या 7 इसको भी डिवाइड करेगा, तो देख लेते हैं। 5 की पावर 10 अपॉन 7, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 अपॉन 7 इंटू 5 क्यूब। हाँ, हाँ, 5 क्यूब का होल क्यूब, 5 अपॉन 7 125, 125 का होल क्यूब मतलब, और 5/7 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 124 का होल क्यूब। अब जब आप उसको बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे, है ना, ये 7 के मल्टीपल में आ जाएगा, 7 वन 7 54। या फिर आप इसको ऐसे ना लिखते, सॉरी सॉरी ये नहीं, 5/7 इंटू 126 माइनस 1 का होल क्यूब। अब जो 126 यहाँ पे लिखा हुआ है वो 7 से डिविजिबल है, और जब भी इस फॉर्म में सवाल आता है, लास्ट वाला टर्म हमारा होता है वही बच जाता है, यानी कि -5/7। इसका आंसर सामने ही आएगा -5/7। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा फिर मेरे पास, इसका रिमाइंडर 2 बचेगा। कहने का ये मतलब है कि जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म जो है रिमाइंडर 2 छोड़ेगा, रिमाइंडर 2 छोड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, और बचा जो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, let a two digit number be k times the sum of its digits, so 10x plus y is basically nothing but k times x plus y। ये हमारा नंबर है और ये हमारा k times the sum of its digit है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, if the number is found by interchanging the digits, यानी कि 10y plus x is equal to m times the sum of the digits, the value of m is, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, या फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 100x आ जाएगा, या फिर आ जाएगा 10y, या फिर आ जाएगा 10। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, 99x इक्वल टू 10k x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 10k माइनस m। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे ना करके इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, आपसे कह रहा है कि 10x प्लस वाई की वैल्यू k टाइम्स है x प्लस वाई, और 10y प्लस x है m टाइम्स x प्लस वाई। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा मेरे पास 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई के माइनस एम, क्या आएगा। या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऐड कर देना डायरेक्टली, तो 9x प्लस 9y इज इक्वल एक्स प्लस वाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी k प्लस एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस, सॉरी 9 नहीं 11 आएगा ना, 11 आ जाएगा, 11, तो एम इज इक्वल टू 11 माइनस के। जब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे, जस्ट ऐड वन, गेट द आंसर। A man walking at 5 kilometers per hour noticed that a 255-meter long train coming to opposite direction crossed in 9 seconds। तो फिर कितने करना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं,
स्पीड एडअप हो जाएगी, स्पीड एडअप हो जाएगी तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हम कर, तो टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस यानी कि 225 मीटर्स अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ मैच प्लस रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब रिलेटिव स्पीड है वी एम प्लस वी टी, स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन। टाइम की 9 सेकंड्स है, टी की वैल्यू 225 है, मैन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, टी की 5 इंटू 5 बाई 18, 25 बाई 18 ये, और ये कितना है 50 किलोमीटर ट्रेन हमको निकालना है। ऐसा निकाल डालते कितना होगा, ये चूंकि यहाँ से मीटर में आ रहा है, मीटर पर सेकंड में, तो ये आपका हो जाएगा 18 ऊपर जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होगा 2, आपका हो जाएगा 18, और आपका हो जाएगा बी टी 18 इज इक्वल्स टू 500 सॉरी 415 माइनस 25 यानी कि 5 425, बी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 425 अपॉन 18, ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में कितनी हो जाएगी इंटू 18/5, ठीक है। 5 8 सा 40 25 85 85 किलोमीटर पर आवर जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, आंसर कितना आ जाएगा, साइन 35 इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, साइन 90 माइनस 55 विच इज नथिंग बट cos 55, cos 55 से कैंसिल आउट होकर 1 बन गया, सिमिलरली यहाँ पे 2 बन गया, प्लस 2 50 की वजह से 2 1/2, ये हो गया 0 या 1, तो इसका आंसर कितना आ गया कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अ साइक्लिस्ट मूव्स नॉन स्टॉप फ्रॉम ए टू बी a distance of 14 kilometer at a certain average speed, if his average speed reduces by 1 kilometer per hour, सपोज उसकी स्पीड ओरिजिनल, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड हमसे क्वेश्चन पूछ रही है सपोज भी है, हमसे पूछा है कि डिस्टेंस 14 किलोमीटर है, एवरेज स्पीड से चल रहा है, इफ इज एवरेज स्पीड रिड्यूसेस बाय 1 किलोमीटर पर आवर ही टेक्स 20 मिनट्स मोर, यानी कि जब 14 अपॉन, यानी कि इनिशियली जब हम 14 किलोमीटर कवर करना था 20 मीटर से, उसको टाइम टी लग रहा था, जब उसने अपनी एवरेज स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर से कम किया, यानी कि वी माइनस वन उसने किया, तो उसको टाइम, अब जाहिर सी बात है अगर उसमें स्पीड कम की तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ही टेक्स 20 मिनट्स मोर, यानी कि टी प्लस 20/60, क्योंकि ये आवर में हमने इसको लिया हुआ है, तो 20 को भी आवर में 20/60 यानी कि टी प्लस 1/3 वी को निकालना है, वी को निकालना है तो टी की जगह 14/v रख दो, यहाँ पे 14/v रख दो, ठीक है, 14 अपॉन वी माइनस वन इज इक्वल टू 14 अपॉन वी प्लस 1/3, हो जाएगा, तो 14 अपॉन वी माइनस वन माइनस 14 अपॉन वी इज इक्वल अपॉन, ठीक है, तो 14v माइनस 14v प्लस 14 अपॉन v माइनस वन इंटू वी इक्वल्स टू 1/3, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो 42 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास v माइनस वी स्क्वायर माइनस वी प्लस 42 इक्वल टू 0, वी स्क्वायर माइनस 7v प्लस 6v प्लस 42, वी माइनस 7 प्लस 6 वी माइनस 7, तो v की वैल्यू या तो 7 आ रही है या तो -6 आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7 किलोमीटर पर आवर। If the sum of money at a certain rate of simple interest per year doubles in 5 years and at a different rate of simple interest per year becomes 3 times in 12 years. Here, sum of money डबल हो रहा है 5 साल में, तो इंटरेस्ट कितना होगा, अगर अमाउंट हमारा डबल हो रहा है और इंटरेस्ट सपोज हमारा सम ऑफ मनी पी था, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ए माइनस पी इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई रेट वन टाइम 5/100, ये होगा पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा हमसे कह रहा है एंड एट अ डिफरेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर बिकम 3 टाइम्स इन 12 ईयर्स, यानी कि अमाउंट हो जाएगा मेरा 3, मेरा पी, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा 2, therefore 2 तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट हो जाएगा R2, टाइम कितना हो जाएगा 12/100, क्या पूछा है द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इज, पी कितनी कैंसिल हो जाएगा पहले 20, तो R1 की वैल्यू मेरे पास 20 आ जाएगी, और R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 3 12 4 25 और 50/3, 50/3, अब ऑब्वियसली जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिटर्न देगा वो हमारा ज़्यादा रेट था, R1 माइनस R2 हो जाएगा इसका 20 माइनस 50/3 इक्वल 10/3, ठीक है, 10/3 हो गया हमारा आंसर इसका। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं,
Let ABC and A dash B dash C dash be triangles in which this and this. Let DEF, देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल है ABC, ABC, A dash B dash C dash. हमसे बोल रहा है कि AB is greater than AB dash, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इस ट्राइंगल की वो इन ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड से बड़ी है. लेट DEF be the midpoint for the side BC and AB. ये इसके मिड पॉइंट हैं, ठीक है. एंड D dash E dash F dash be the midpoint for the side B dash C dash. D dash E dash F dash be the midpoint of the side this and this and this respectively. Consider the following statements. AD is greater than A dash B dash, B is greater than B dash C dash, F is greater. हम कहने का मतलब ये है कि हमसे पूछ रहा है AD क्या A dash D dash के बराबर है, क्या B जो मीडियन है क्या है मीडियन. बिकॉज मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट वाली लाइन को क्या कहते हैं, मीडियन. हमसे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या इस ट्राइंगल के मीडियंस, इस ट्राइंगल के मीडियंस क्या इस ट्राइंगल के मीडियन से बड़े होंगे. क्यों कि इन ट्राइंगल्स की साइड्स इससे बड़ी हैं, ठीक है. इसे कह रहे हैं कि क्या इनके मीडियंस भी इससे बड़े होंगे, क्या ऑलवेज. देखिए ऑलवेज तो गलत है, ऑलवेज नहीं होगा. अभी दिखाता हूँ. तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन की जो लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ अंडर 2b² प्लस 2² माइनस a², ठीक है. यहाँ पे हम कोई जनरल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते. क्यों कि यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म आ रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे नेगेटिव टर्म आ रहा है. अब देखिए बी और सी जो की साइड्स है हमारी, अगर इस ट्रायंगल की साइड ग्रेटर है तो ऑब्वियसली कुछ केसेस में अगर वो वाली टर्म छोटी पड़ रही है तो हम तो इसको कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म भी आ रही है ना, केवल एक टर्म नेगेटिव टर्म भी आ रही है. तो हम यहाँ पे एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि अगर ट्राइंगल की साइड्स बड़ी हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन भी बड़े होंगे. ऐसा नहीं है. अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के केस में देखोगे ना, स्टेटमेंट वन जो है ट्रू नहीं होगा. ऑब्ट्यूज एंगल जो ट्राइंगल हमारा उस केस में हमारा ट्रू नहीं होगा. अगर ए बी सी हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, सपोज हमने मान लिया कि ए बी सी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ए डैश बी डैश सी डैश हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. लेकिन जब हम इसका मीडियन निकालेंगे, लेकिन अगर हम सपोज इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन निकालेंगे वो उस मीडियन की लेंथ कंपेयर टू दिस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की लेंथ से ज़्यादा होगा. भले ही उसकी साइड का लेंथ कम हो, लेकिन वो जो उसका मीडियन होगा वो इस वाले ट्राइंगल से ज़्यादा होगा. कुछ कुछ केसेस में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है. तो हम इसने क्या बोला है, इसने ऑलवेज बोला है. ऑलवेज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म भी आ रहा है. और अगर ये वाला टर्म सपोज इतना ज़्यादा हो जाएगा एक ट्राइंगल के लिए, ये इनसे छोटा हो जाएगा लेकिन उस साइड बड़ी है उनसे, ठीक है. तो उस केस में कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता. ऑलवेज टू हमेशा गलत है, ये तो नहीं होगा. दूसरे वाले को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले को प्रूव करने के लिए हम इसको नीचे रखने सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है. हमसे क्वेश्चन में एक गिवन था कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ए, ठीक है. तो दूसरा हमारे पास गिवन है ए डैश बी डैश सी डैश. बीसी का मिड पॉइंट था डी, एसी का मिड पॉइंट था ई, एबी का मिड पॉइंट था एफ, बी डैश सी डैश का मिड पॉइंट था डी डैश, ए डैश सी डैश का मिड पॉइंट था ई डैश, ए डैश बी डैश का मिड एफ डैश, ठीक है. हमसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट नंबर 2 ये बोल रहा है कि क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, क्या इसकी वैल्यू ए डैश बी डैश स्क्वायर प्लस बी डैश सी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश ए डैश स्क्वायर अपॉन ए डैश डी डैश स्क्वायर प्लस बी डैश सी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश एफ डैश स्क्वायर के बराबर है या नहीं है. ये क्वेश्चन है, ये पूछा, ठीक है. आइए इसको देखते हैं. इसको ना मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन किया. सपोज मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ, रियल एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा. ट्राइंगल ए डी बी में मैं कोसाइन लॉ लगाता हूँ. कौन सा लॉ, कोसाइन लॉ. कॉस थीटा इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस
AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर और 2 टाइम्स BD इंटू AD। हाँ, ये हो जाएगा। उसके बाद AB स्क्वायर, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2 BD AD प्लस नहीं माइनस माइनस 2 BD AD cos थीटा, ये हो जाएगा। अब मैं BD को BC बाई 2 लिख सकता हूँ, BD को मैं BC बाई 2 लिख सकता हूँ। हाँ, BD कैन बी रिटन एज BC बाई 2, तो AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन 2 प्लस AD स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC AD बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो cos थीटा, ये बचेगा मेरे पास। और ये क्या क्या हो जाएगा? ये 4 होगा ना। अब AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई 4 प्लस AD स्क्वायर माइनस BC AD cos थीटा, मेरा पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन सिमिलरली या फिर क्या है कि ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC की बात करूं, ट्राइंगल ADC उसमें cos 180 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, है ना, कोसाइन लो लगा रहे हैं, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन टाइम्स AD मल्टीप्लाइड बाई DC। cos 180 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा into 2 times AD to DC is equals to AD square plus DC square minus AC square। yes, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? AC स्क्वायर, AC स्क्वायर कैन रिटन एज AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AD DC cos थीटा, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? पहला इक्वेशन। तो अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम CD को लिख सकते हैं BC बाई 2। CD को जब मैं BC बाई 2 लिखूंगा तो A स्क्वायर कैन रिटन है AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 टाइम्स AD मल्टीप्लाइड बाई BD बाई 2, कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा cos थीटा, हो जाएगा। ये मेरे पास हो गया दूसरा इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन ऐड करूंगा, मेरे पास क्या जाएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कैन बी गिवन एज 2 टाइम्स AD स्क्वायर BD बाई 2 नहीं BC बाई 2, BC हो जाएगा टाइम्स AD मल्टीप्लाइड बाई BC, तो 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4 प्लस BC स्क्वायर बाई 4 कैन रिटन एज BC स्क्वायर बाई 2 प्लस प्लस AD BC cos थीटा माइनस BC AD cos थीटा, ये कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएगा। मेरे पास फाइनली जो है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ही आया, तीसरा इक्वेशन। ठीक है, जल्दी अगर हम दूसरे ट्राइंगल में इसको लगाएंगे तो हमारे पास दूसरे जो मीडियंस के कंपैरिजन में आएंगे वो क्या क्या आ जाएंगे? तब यहाँ से अगर एडीज को सपोज अब एडीज को यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस वही कितना AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर और होल की पावर में 4 चला जाएगा। ठीक है भाई, 4 ये तो होगा। AD स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये आ गई 2AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये मेरे पास हो गया जब मैंने ट्राइंगल के एक मीडियन को लिया, ट्राइंगल के एक मीडियन को लिया सपोज, है ना। बी मेरे पास दूसरा मीडियन है और इसी एल्गोरिथम से हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स AB स्क्वायर टाइम्स AC स्क्वायर, ये दोनों तो सेम रहेगा। अब आते हैं माइनस BC स्क्वायर। अब ये जो लिखा हुआ है मतलब ये दूनी एक बार फिर से इसको देख लेते हैं।
ऑन द सिंगल लाइंस वी कैन राइट, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर एडी की वैल्यू बीसी के बराबर है, मतलब बीसी का कहने का मतलब है कि यदि एडी स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ पे बीसी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली जब बीई होगा तो यहाँ पे माइनस एसी स्क्वायर आएगा, हाँ मतलब बीसी की जगह एसी आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका टू बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है, ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में ये भी करना पड़ेगा, आप मत बैठ जाइएगा, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, और उसके बाद सिमिलरली मेरे पास जो तीसरा मीडियन आएगा सी एफ स्क्वायर कैन बी रिटन एज टू टाइम्स बी सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए सी स्क्वायर माइनस, अब सी एफ किस मीडियम पढ़ा था, ए बी पे, तो माइनस ए बी स्क्वायर बाई फोर, ये मेरे पास हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 6। मेरे पास इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 आ चुकी है, ठीक है। क्या करेंगे, आप तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर कैन बी रिटन एज क्या, बाई फोर, सब में कॉमन है, टू टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो आ जाएगा थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री बी सी स्क्वायर प्लस थ्री ए सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, यानी कि थ्री बाई फोर टाइम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। अब हमसे ऑप्शन में गिवन क्या था, ऑप्शन में हमको गिवन था इसका रेशियो बाई इसका रेशियो, इसको हम बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं बी। ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4/3, ठीक है। ऑप्शन में हमसे ये कह रहा था कि ए अपॉन बी क्या ए डैश अपॉन बी डैश के बराबर है, ए डैश बी डैश मतलब कि यहाँ पे बस आपको डैश डैश लगा देना है, ए डैश बी डैश स्क्वायर प्लस बी डैश सी डैश स्क्वायर, तो आप देखिए ए अपॉन बी हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो आ रहा है 4/3, तो आप कोई भी ट्राइंगल लो, कोई भी साइड ले लो, कोई भी ट्राइंगल लो, हमेशा ये वाला जो रेशियो आ रहा है कांस्टेंट, दैट मींस ए अपॉन बी कैन बी रिटन कैन बी गिवन एज ए डैश अपॉन, राइट। किसी भी ट्राइंगल के लिए, किसी भी पार्ट के लिए, किसी भी मीटर के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू भी रहेगी हमेशा, ठीक है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हमारा सही है, ठीक है। ये जो हमसे कह रहा था इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी, 4/3, तो ये तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कॉन्स्टेंट मतलब इसके लिए भी वही आएगी, किसी और ट्राइंगल के लिए भी सेम आएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, सॉरी पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही, ऑप्शन नंबर 4। एनुअल इनकम 52% ऑफ दिस इन द रेशियो, यानी कि 9x इसकी 7x के रेशियो में इनकी इनकम है, और एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 4:3। अब इनकम में से यदि हम इसका और इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2000 आएगा, और इसका 7x और 3 माइनस 3 करेंगे तो वो भी कितना आ रहा है, 2000, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6000, और यहाँ हो जाएगा 8000, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12y, यहाँ पे आ जाएगा 28x इज इक्वल टू 30, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 2000, x की वैल्यू 2000 आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 9 2000 मल्टीप्लाइड बाई टू, है ना, 9 - 7, ये तो हमसे क्या पूछा, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस क्या हो जाएगा 2x, 2x मल्टीप्लाइड बाई 2000 कितना हो जाएगा 4000, हमारा आंसर कितना आ गया इसका 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, लेट अस बी अ सेट ऑफ फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर, द पॉसिबल सेट ऑफ पेयर्स a, b वेयर a and b बिलोंग्स टू दिस। अब देखिए 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बना रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या क्या आ सकता है, हमारा 1 आ सकता है, 16 आ सकता है, 31 आ सकता है, 46 आ सकता है, और 61 आ सकता है, 76 आ सकता है, 91 आ सकता है, ठीक है, और क्या क्या आ सकता है, इन 106 भी आ सकता है, इतने सारे केसेस हमारे पास हो सकते हैं, फिर आप बोल सकते हो एक और आगे निकल जाते हैं तो 100, ठीक है। जब हमारे पास एस में से हम कोई भी नंबर से इंटेट में से लेंगे 1 से लेकर 14 तक, तो हमें जो उनका प्रोडक्ट है वो बेसिकली ये मिलना चाहिए, ठीक है, ये मिलना चाहिए। अब हम इसको रफ एंड ट्रायल मतलब बीटा ट्रायल करके सॉल्व करते हैं, और हमको कहना है कि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 से सॉल्व करते हैं, 1 से लेकर 1, 10 में हमारे पास ऐसा के बराबर है, कहने का मतलब है कि हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है इसका प्रोडक्ट इनमें से कोई एक नंबर है, ठीक है। दूसरा लेते हैं, और कौन सा, 2, 1, 2, 3 सॉल्व करते हैं, कहाँ पे जाएगा, 2, 10, हाँ सॉरी 1, 10 नहीं, 1, 14 तक, 2, 14 तक क्या ऐसा कोई नंबर है, तो जब क्या इनमें से ऐसा कोई नंबर है इन दोनों का प्रोडक्ट, इनमें से कोई नंबर आ रहा तो एक नंबर है, कौन सा, 2, 8, 2, 8 एक ऐसा नंबर है जो कि 16 दे रहा है,
कि 16 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। तो हमारा पहला पेयर कौन सा आ गया? पहला पेयर मेरे पास कौन सा आ गया? 2, 8। ठीक है, उसके बाद इसका रिवर्स लेंगे तो 8, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब 3, 4 से चालू करते हैं, ले जाते हैं कहाँ? 3, 14 तक। तो क्या इनमें ऐसा कोई पेयर है तो आ रहा है? कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिनका प्रोडक्ट दिया है, आप खुद करके देख लीजिए। फोर अगर आप प्रूव करेंगे, 4, 5 से लेकर आप प्रूव, ठीक है, अभी आपको मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। 5 से आप लेना चालू करेंगे, 5, 6 से लेकर आप चालू करेंगे, 5, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं आएगा। 6, 7 से चालू करेंगे, अभी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं आएगा। 7, 8 से चालू करेंगे, 7, 14 तक जाएंगे, तो इसमें एक प्रोडक्ट ऐसा आएगा, इसमें एक प्रोडक्ट ऐसा आएगा जिसका प्रोडक्ट 13, 7। अगर आप इसको लें फिर 7, 13 ले लें, 7, 13 इसमें एक ऐसा आएगा जिसका प्रोडक्ट 91 के बराबर आ रहा है। तो 7, 13 या फिर आप बोले तो 13, 7। इसके बाद आपको ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसका प्रोडक्ट के सारे नंबर्स के बराबर आ रहा है। 8, 9, 8, 10, 8, 11 या 8, 14 तक लेके जाइए, आपको ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, 8, 2 ऑलरेडी ले चुके हैं और 14, ऑलरेडी ले चुके हैं। इसके बाद अगर कोई नंबर जाएगा तो वो 14 के बाद पॉसिबल है, 14 के बाद, 14 के पहले पॉसिबल नहीं। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो बेसिकली यही 4 केस है। जब इन चारों का प्रोडक्ट करोगे, इसमें से आ रहा है, वो एक रिमाइंडर छोड़ेगा ही छोड़ेगा, और यहाँ पे भी एक रिमाइंडर छोड़ेगा। इन चारों के अलावा कोई ऐसा केस नहीं बनता तक इन सभी नंबर्स के बराबर हो। सभी नंबर्स के बराबर हमें क्यों करना है? ताकि हम अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कम होगा, और आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीस। सीधे हमारे पास हो जाते 4 पॉसिबल पेयर्स बन गए। A clock is priced once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock, and so on. If it takes 8 seconds to strike at 5 o'clock, time taken by to strike at 10 o'clock. अगर 1 at 1 o'clock मतलब 5 o'clock पे वो 5 बार स्ट्राइक करेगी, 5 टाइम्स स्ट्राइक करेगी 8 सेकंड के लिए। 5 स्ट्राइक करने के लिए उसको टोटल 8 सेकंड लगे। हम देखा हूँ, 5 स्ट्राइक करने के लिए उसको टोटल 8 सेकंड लगे। तो 10 स्ट्राइक करने के लिए कितने सेकंड लगेंगे? 10 स्ट्राइक्स करने के लिए तो 10 स्ट्रोक पे निकालना, तो 10 स्ट्रोक पे 10 स्ट्राइक्स लगेंगे। 10 स्ट्राइक्स करने के लिए 8/5 10 लगेगा, टोटल 16 सेकंड लगेंगे उसको 10 स्ट्रोक पे स्ट्राइक करने के लिए, फॉर 10 स्ट्राइक्स। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? 16। या फिर ये ऐसे तो गलत हो जाएगा फिर। देखिए यहाँ पे मेरा मतलब ये है, ऐसे तो हम नहीं करेंगे, बिकॉज सपोज हमको क्या है कि 1 at 1 o'clock, 2 at 2 o'clock, थ्राइस एट 3 o'clock, कहने का मतलब ये है 5, ये तो सही है कि 5 o'clock पे वो 5 टाइम्स स्ट्राइक करेगा, लेकिन 5 टाइम्स स्ट्राइक करने का मतलब है 1 से लेकर 2 लेकर 3, 3 से लेकर 4 और 4 से लेकर 5, 5 टाइम्स स्ट्राइक हुई। 5 टाइम्स स्ट्राइक करने में तो टोटल 4 इंटरवल लग रहे हैं ना, तो टोटल 4 इंटरवल लग रहे हैं। इंटरवल हम स्ट्राइक्स के बेसिस पे सेकंड नहीं गिनेंगे, हम टोटल कितना टाइम, टोटल कितना इंटरवल लग रहा है? टोटल 4 इंटरवल लग रहा है। 4 इंटरवल से लगने के बाद इसकी जो टाइमिंग है 5 और 8 सेकंड, तो एक इंटरवल से कितनी होगी सेकंड? और क्योंकि ये 10 o'clock है तो 10 बार स्ट्राइक करेगा। 10 बार स्ट्राइक करने का मतलब है कि टोटल 9 इंटरवल होगा, है ना? 10 बार स्ट्राइक करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल 9 इंटरवल करेंगे, है ना? तो हर एक इंटरवल सेकंड कुछ आएगा, तो 9 सेकंड, मतलब कहने का मतलब कि 9 इंटरवल होगा। एक इंटरवल के लिए 2 सेकंड लेता है, तो 9 इंटरवल के लिए कितना लेगा? 18 सेकंड। हमारा आंसर उस हिसाब से 18 आना चाहिए, 16 गलत है, क्योंकि हम स्ट्राइक्स के बेसिस पे नहीं, हम स्ट्राइक्स के इंटरवल्स के बेसिस पे हम काउंट कर रहे हैं। 5 स्ट्राइक होगी, 4 इंटरवल का टाइम लेगा। 10 स्ट्राइक होगी तो 9 इंटरवल का टाइम लेगा। 5 स्ट्राइक होगी, 4 इंटरवल का टाइम लेगा। 4 इंटरवल का टाइम 8 सेकंड है, तो एक इंटरवल का टाइम 2 सेकंड होगा, तो 9 इंटरवल का टाइम कितना हो जाएगा? 18 सेकंड। So the radius unit the diameter AB, the chord of length L, per unit perpendicularly at B. A chord of radius 2 units, the diameter, circle of radius 2 units, the diameter AB intersects a chord of length 2, right? ये हो गया 1, ये 1। AP से बोल रहा है कि AB डायमीटर है और B है, AP की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है?
तो ये वैल्यू आपकी ऑलरेडी 1 है, ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, ये 2 है ना, सॉरी हाँ ये 2 है। ये कितना हो जाएगा ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2 3, ये लेंथ 2 है, तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी 2 प्लस रूट 3, ठीक है। हाँ रेडियस 2 है हमारा, दे रखा है कॉर्ड हमारी लेंथ की 2 है, और हमको अपना सेंटर से पॉइंट पे डालते हैं, तो ये इसको बाइसेक्ट कर दिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला सॉल्व कराते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन ऑन दिस वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज फोर हो जाएगा, एक अगर रूट अल्फा है दूसरा अल्फा फोर हो जाएगा, तो अगर हम इन दोनों का फोकस करेंगे तो मतलब 2 आ जाएगा। हाँ, जब हम इन दोनों का सम करेंगे, हम इन दोनों का सम करेंगे तो किसके बराबर बराबर आएगा, माइनस टी के बराबर, ठीक है, माइनस टी के बराबर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो अगर हो जाएगा अल्फा क्यूब इंटू अल्फा प्लस वन का होल क्यूब, यहाँ पे माइनस टी क्यूब आ जाएगी, अल्फा की क्यूब ऑलरेडी क्यूब है, इसको हम जब ओपन करेंगे तो आएगा अल्फा क्यूब प्लस वन प्लस थ्री अल्फा इज इक्वल टू माइनस टी क्यूब, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्यूब, अल्फा क्यूब की वैल्यू वैल्यू क्यूब है प्लस वन प्लस थ्री टाइम्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन माइनस थ्री की है, तो आएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री क्यूब, इधर इसको यहाँ ले आते हैं तो आ जाएगा आपका टी क्यूब प्लस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री पी क्यूब, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इफ लाइक, अब देखिए 3 की पावर n में n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो लिख करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 10, तो मैं लिख सकता हूँ क्या 3 इंटू 14, तो फर्दर लिख सकते हैं क्या 108 इंटू, फिर क्या है, तो 36 इंटू 3 इंटू, और यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू 11। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पे क्या आ रहा है 6 ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 3 की पावर 4, 4 प्लस 2 5 6 प्लस 1 7, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है मेरी क्या 3 की पावर 7। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, अ बाइक कंज्यूम्स 20 ml ऑफ पेट्रोल पर किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर में जो खपत होती है पेट्रोल की वो होती है 20 ml, इफ इट इज ड्रिवन एट अ स्पीड द रेंज ऑफ 25 टू 50, जब 25 से लेकर 50 के बीच में जब गाड़ी की स्पीड रहती है 1 किलोमीटर के दौरान 20 ml का पेट्रोल खर्च करती है, एंड कंज्यूम्स 40 ml ऑफ पेट्रोल पर किलोमीटर एट अदर स्पीड, यानी कि 1 किलोमीटर 40 ml में जब उसकी स्पीड रेंज कोई अदर हो मतलब दूसरी हो, हाउ मच पेट्रोल इज कंज्यूम्ड बाय द बाइक इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हमें कितनी ट्रैवल करनी है 50 किलोमीटर, इफ द बाइक इज ड्रिवन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 10 किलोमीटर, ठीक है। यदि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक दौड़ रही है तो अदर वाली रहेगी, सॉरी वो इस वाले केस में आएगी, इस वाले केस में 1 किलोमीटर में पेट्रोल 20 ml खर्च होगा, तो 10 किलोमीटर में कितना खर्च होगा 200 ml, 10 किलोमीटर में कितना खर्च होगा 200 ml, तो 200 ml खर्च हुआ पहले के 10 किलोमीटर का, हमसे क्या बोल रहे हैं, एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, अब 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसमें इस कैटेगरी में फॉलो करेगा, और इस कैटेगरी में फॉलो करेगा, यानी कि 1 किलोमीटर 40 ml खर्च कर रहा है, तो 30 किलोमीटर कितना खर्च करेगा 1200 ml, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले स्पीड पे, एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द लास्ट 10 किलोमीटर, अब 30 किलोमीटर कैटेगरी फॉलो करें, इस कैटेगरी फॉलो करने का 1 किलोमीटर पेट्रोल हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर कितना एमएल पेट्रोल हो जाएगा 200 ml, बस इन तीनों को ऐड कर दीजिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मच पेट्रोल कंज्यूम, तो टोटल पेट्रोल कंज्यूम हुआ इतना, यानी कि 1.6 लीटर पेट्रोल हमने टोटल कंज्यूम किया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, ये स्टेटमेंट हम बिल्कुल कर लें, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये गलत है, देखिए हमारे पास नंबर दो सकते हैं, रियल नंबर थोड़े से प्रकार के होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, गलत, रियल नंबर
नंबर के लिए आता है, फर्स्ट रेक्टिकल आता है। सीधा हमसे क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर। ऑब्वियसली एवरी इंटीजर रियल नंबर होता है, बिल्कुल सही। फिर हर इंटीजर रैशनल रियल नंबर होता है। एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, या तो ऑब्वियसली एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। हमारा दूसरा सेट छोटे बाकी सारे के सारे सेट हमारे सही है। For what value of k is x plus 1 a factor of this? x plus 1 is का फैक्टर है, x इक्वल टू माइनस वन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो माइनस वन प्लस के प्लस वन प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू। ठीक है, एक मिनट चलिए। थ्री माइनस टू के सॉरी माइनस टू आएगी, माइनस टू है और आंसर कितना आ जाएगा, माइनस टू। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड सच दैट दिस। अब देखिए cos x को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पावर m इंटू पावर m टू, ठीक है, तभी तो टू की पावर में समझ आएगा। अब cos x जो हमारा होता है वो लाई करता है माइनस वन के बीच में, यानी कि टू की पावर m टू भी हमारा माइनस वन टू वन के बीच में लाई करना चाहिए। यानी कि टू की पावर m मेरा माइनस वन बाई टू से लेकर वन बाई टू के बीच लाई करना चाहिए। अब टू की पावर m, चाहे आप m को कोई भी रियल नंबर रख लीजिए तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, बिकॉज इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉग लेते हैं, और विल बी लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, m log टू लेस देन इक्वल टू log वन माइनस log टू माइनस log टू। यानी कि m की जो वैल्यू है वो माइनस वन से कम होगी। ठीक है, माइनस वन या माइनस वन से कम होगी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर एम, पॉजिटिव बोला हुआ है, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन एम की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव आ रही है, एम की वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, ऑब्जेक्ट तो ही नहीं रही, तो पहला स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है? दूसरा हमसे कह रहा है कि एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखिए अगर m प्लस n, हम यहाँ पे एम डी एम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एम डी एम लगाएंगे तो m प्लस n की वैल्यू टू टाइम्स टू एम एन से बड़ी होगी। लेकिन हमसे कह रहा है कि यहाँ पे एम एन भी बड़ा है, बड़ा है, कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हमें न्यूज़ हो जाएगा, तो अगर बताओ तो इसका आंसर है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए x की वैल्यू जीरो नहीं होती, पहली बात। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वाली इक्वेशन में x जो है बीच में जीरो आ रहा है, x बीच में जीरो आ रहा है, लेकिन नेगेटिव कौन सी है, पॉजिटिव होगी, जो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देख लेते हैं क्यों। प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, ऊपर यहाँ आर एच एस और एच एस दोनों में एक्स की पावर को मल्टीप्लाई कर देता है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, आएगी जीरो जाएगी, इसको सॉल्व करने पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। क्योंकि एक वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, एक वैल्यू आ रही है माइनस वन बाई टू। ठीक है, इसको आप वे बी का मेथड बनाएंगे यहाँ से, प्लस माइनस, लेकिन लेकिन ये वैल्यू जीरो तो डिफाइन नहीं होगी, बिकॉज एक्स नॉट, नहीं वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पे हम इसको नंबर लाइन से नहीं लिखेंगे। माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू और माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू। ठीक है, ये ऐसे होगा, जीरो को हम नहीं दिखा सकते यहाँ पे, भले ये जीरो आ रहा हो इसका मतलब। ठीक है, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो प्लस वाली कंडीशन लेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू या तो इससे कम होगी या तो इससे ज्यादा होगी, इन दोनों को लाइन नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू और एक्स मस्ट बी ग्रेटर, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल। हाउ मेनी ऑफ द पॉइंट्स इन द लाइन द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सेटिस्फाई करके देख लीजिए। फाइव माइनस वन फोर, फोर लेस देन इक्वल टू फोर बिल्कुल, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है
5 प्लस 1 6 6 ग्रेटर इक्वल टू 2 यानी कि c को लाई कर रहा है q 3 माइनस 2 1 लेस देन इक्वल टू है 3 5 5 क्या ग्रेटर इक्वल टू 2 है बिल्कुल है तो q भी लाई कर रहा है अब r देख लेते हैं 1 सब 1 लेस देन इक्वल टू 4 सब है लेकिन क्या यहाँ पे लाई कर रहा है 1 माइनस 1 0 ग्रेटर इक्वल टू 2 नहीं तो r तो नहीं लाई करेगा अगर किसी भी पॉइंट को इन दोनों अगर इसका सॉल्यूशन बनना है तो इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना होगा पी और क्यू तो कर रहा है लेकिन आर सिर्फ इसको कर रहा है इसको नहीं कर रहा है हमारा आंसर क्या हो जाएगा पी एंड क्यू ओनली अब पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस फॉर जर्नी फ्रॉम बिगिनिंग अगर ओरिजिनल स्पीड थी v तो टाइम लिया t अगर स्पीड 1 के 10 हो गए तो टाइम लिया 1 घंटे कम से पूछ रहा है ओरिजिनल स्पीड बता दो तो यहाँ पे t की वैल्यू 125 भी है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ t अपॉन v प्लस 10 अपॉन मैनेजमेंट सॉल्व करना है तो 120v equals to 120 minus v to v plus 10 120v can be written 120v plus 1200 minus v square minus 10v तो आपके पास आ जाएगा v square minus 110v और 120 यानी कि 1080 अब आप इसको देख लीजिए यहाँ पे कौन सेटिस्फाई कर सकता है हाँ यहाँ पे आप देखोगे कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो बीच को 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो टॉप आउट कर लीजिए नेक्स्ट और सवाल बात है वैल्यू के फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली इन दोनों लाइन को पैरेलल जाना होगा तो लाइन को पैरेलल जाने के लिए दोनों लाइन को पैरेलल जाने के लिए एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम होगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम होगा ठीक है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6x माइनस 2ky माइनस 20 इक्वल टू 0 6x माइनस 10y प्लस 40 इक्वल टू तो देख गया k की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 अच्छा अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा सेम होता ना तो ये दोनों की दोनों लाइन ओवरलैप कर जाती है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दो केस होते हैं हमारे पास या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है तो हमारे पास नो सॉल्यूशन मिलता है ठीक है देखिए पहला फैक्चुअल है दूसरा भी फैक्चुअल है तीसरा ये जरूरी नहीं है कि एचसीएफ ऑफ ए लेते हैं एलसीएम ऑफ ए बी अगर हम 1,1 लेते हैं इसका भी एचसीएफ बना रहा है और एलसीएम भी बना रहा है लेकिन क्या एचसीएफ एलसीएम से कम है नहीं तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो हम से कह रहे हैं कि एचसीएफ ऑफ ए और ए बी डिवाइड एलसीएम ऑफ ए बी देखिए ये तो फैक्ट है और जो पहले के दो हैं और जो लास्ट वाला है वो फैक्चुअल आधारित फैक्चुअल पे बेस्ड है ठीक है फैक्चुअल पे आधारित है तो हमारा पहला दूसरा चौथा करेक्ट हो जाएगा तीसरा गलत है क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया एक केस लेके 1,1 का देयर आर थ्री ब्रदर्स द सम ऑफ एजेस ऑफ टू ऑफ देम एट अ टाइम आर 4 सपोज थ्री ब्रदर है ए प्लस बी की वैल्यू है हमारी 4 बी प्लस सी की वैल्यू है 6 ए प्लस सी की वैल्यू है 8 द एज डिफरेंस बिटवीन द एल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट यहाँ से हमको देख के लग रहा है कि एल्डेस्ट है हमारा ए सॉरी एल्डेस्ट है हमारा सी और यंगेस्ट है हमारा ए तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए माइनस सी की वैल्यू -2 आ जाएगी और ए प्लस सी की वैल्यू ऑलरेडी हमको 8 गिवन है यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 2a की वैल्यू 6 आ जाएगी ए की वैल्यू 3 आ जाएगी और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ए की वैल्यू 3 आ जाएगी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ए की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एल्डेस्ट हमारे पास सी है और यंगेस्ट कौन सा है बी सी माइनस बी होगा तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा डिफरेंस 4 देखिए एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था वाले पेपर में 2014 का। अ पर्सन बुक टू मार्केट बिटवीन 4 PM एंड 5 PM वही सेम टाइम है वही सेम पर्सन है
वही सेम मार्केट है। यानी कम टू फाइंड द आवर एंड, वही आवर एंड, वही मिनट हैंड और वही इंटरचेंज। इस फिक्स तो वही क्वेश्चन है, फॉर हाउ मच टाइम अप्रोक्सीमेटली ही वाज आउट। तो हमारा आंसर इसका क्या आया था, 55.8 मिनट। हमारा आंसर इसका क्या आया था, 50.38 मिनट। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप वापस से उस वाले क्वेश्चन पे जाइए, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको छोड़ने लायक होता है। मैं इस टाइप के क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हालांकि यहाँ पे मुझे सारे क्वेश्चन करवाने हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। और 55.8 मिनट्स का आंसर होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना एग्जाम में जरूरी नहीं है, क्वेश्चन कौन से लीव करने हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। In a gathering of 100 people, 70 of them can speak Hindi, 60 can speak English and देखिए यहाँ पे मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ। हमसे क्वेश्चन बोला है 70 ऑफ देम कैन स्पीक हिंदी, ये हो गया हिंदी का, ये हो गया इंग्लिश का, ये हो गया फ्रेंच का। 30 कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, 20 कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड फ्रेंच। If X is the number of English people who can speak both English and French, in which one of the following is correct? सपोज हमने मान लिया कि भाई नंबर ऑफ पीपल जो है उनको सारी की सारी लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। से बोल रहा है कि फर्दर 30 ऑफ देम कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि 30 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 माइनस बाई 20 कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड फ्रेंच, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस बाई, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इज द नंबर ऑफ पीपल हु कैन बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो देखिए अगर हमसे बोल रहा है कि इन सबका सम जो है, अगर ये 20 माइनस वाई है, 30 माइनस वाई है, और हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 70 ऑफ देम कैन स्पीक हिंदी, 70 यदि हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है, तो 50 माइनस वाई, यानी कि ये वाला, ये कितना हो जाएगा फिर, और ऐसे दिखा देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 70 माइनस 50 माइनस वाई, यानी कि 20 प्लस वाई, सॉरी 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा, सिमिलरली 30 माइनस एक्स। हाँ, ये कितना हो जाएगा, फ्रेंड्स कितने लोग बोल रहे थे, एक मिनट, इंग्लिश कितने लोग बोले थे, 60 कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि 60 माइनस दिस प्लस दिस, 30 माइनस वाई प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, 60 माइनस 30 प्लस 2 वाई, सॉरी प्लस वाई माइनस एक्स, 30 प्लस वाई माइनस एक्स, यानी कि 30 प्लस वाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन बचा है वो कितना होगा, फ्रेंड्स कितने लोग बोल पा रहे हैं, 30, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 20 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30, तो एक्स, एक मिनट, ये जो बचा हुआ पोर्शन है कितने लोग बोलेंगे, 30 माइनस 20 प्लस माइनस वाई, यानी कि 10 माइनस एक्स प्लस वाई, 10 माइनस एक्स प्लस वाई, ये 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 और ये। तो जितने भी यहाँ पे मैंने गोल किए हैं, गोल, ये और ये इन सबका सम कितना आ जाएगा, 100 को ऐड करते हैं, 30 माइनस वाई प्लस 30 प्लस वाई माइनस एक्स, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो 60 माइनस एक्स प्लस, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस 10 माइनस वाई प्लस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 40 माइनस वाई, तो 60 प्लस 40 इज 100, 100 प्लस 10 इज 110, तो 110 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100, इधर आएगा तो 10 की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हमसे क्या पूछा हुआ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि हमको x की वैल्यू बतानी, और मेरे पास x और y के बीच में रिलेशन आया कि x प्लस वाई की वैल्यू 10 है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे अच्छे से सुनिएगा, y की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है, मतलब कोई ऐसा बच्चा न हो जो कि जिसको सब्जेक्ट आता हो, इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, x की वैल्यू हो जाएगी 10। ऑप्शन नंबर डी गया, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी गया, ये सारे के सारे 10 से कम दिखा रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो मिनिमम 10 तो आएगी। एक केस में यदि y 0 है तो, अच्छा और देख लेते हैं, 20 - y, ये वाला जो काम है, 20 - y हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 होगी, और इस वाले केस में y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, हाँ, यदि y की वैल्यू 20 से कम होती है, y की वैल्यू 20 से कम होती है, तो 10 - x की भी 20 से कम होगी, ठीक है, x की वैल्यू -10 से बड़ी होगी। अच्छा, और एक केस और देख लेते हैं, y की वैल्यू 30 से कम होगी, और x प्लस वाई की वैल्यू 10 गिवन है हमको, यानी कि 10 - x की वैल्यू 30 से छोटी होगी, x - 10 की वैल्यू, x की वैल्यू तो 20 उससे बड़ी होगी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे वर्ड्स में कहें, तो x की वैल्यू 20 से कम होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू 10 से कम होगी, लेकिन या फिर देखिए इतना कोई झमेला करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन आ चुका है ना कि ऑप्शन नंबर ए होगा, तो हम क्यों इसमें जा रहे हैं, हमने ये तो प्रूव कर दिया कि भाई x की वैल्यू 10 है, जब x की वैल्यू 10 है तो ऑब्वियसली 10, या अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए x की वैल्यू 8 नहीं है, 9 नहीं है, अब इस वाले केस में 8 से हमेशा कम आ रही है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए है जिसमें 10 आ रहे हैं, तो उसी को फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें मिल्क में वाटर मिला दिया था, है ना, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे टेलर ने क्या किया कि इसमें कपड़े में कुछ हेरा फेरी करी, तो हेरा फेरी को हमें जानना है कि इसने उस हेरा फेरी में कितना गेन किया। हमसे बोला है कि यूजिंग अ स्केल विच इज 10 सेंटीमीटर लॉन्गर देन नॉर्मल मीटर स्केल की लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर की। अब जिस जिस लोग मर्चेंट से उसने वो लिया, एक्चुअल कॉस्ट इसकी सपोज 100 रुपीज थी, 100 सेंटीमीटर की कॉस्ट सपोज 100 रुपीज है, ठीक है, लेकिन उसने 10 सेंटीमीटर लॉन्गर ले लिया, 10 सेंटीमीटर लॉन्गर ले लिया, तो उसने 110 सेंटीमीटर क्लोथ लिया, किस रेट पे लिया उसने उसने क्लोथ मशीन को 100 रुपये दिया, 110 सेंटीमीटर का क्लोथ खरीदा, एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस थी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 100 सेंटीमीटर की थी, वो 100 रुपये की थी, लेकिन अब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर हो जाएगी आपके पास 100/110 × 100, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, 10/11, 10/11 हो गई, सॉरी सॉरी 10/11, 1000/11, 1000/11 उसकी, सॉरी सॉरी, अगर 100 सेंटीमीटर 100 रुपये में वो लाता है, मतलब एक्चुअल में 100 सेंटीमीटर की उसकी प्राइस 100 रुपीज है, यानी कि कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में ये होना चाहिए, लेकिन कॉस्ट प्राइस उसकी घट गई, कैसे, क्योंकि उसने 110 सेंटीमीटर को 100 रुपये में खरीदा, तो 100 सेंटीमीटर कितने में खरीद लेगा, तो 100 सेंटीमीटर फिर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो यही है, लेकिन फिर मैनिपुलेटेड कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, ठीक है? यानी कि 1000/11, ठीक है, और एक्चुअल में ये थी, लेकिन मैनिपुलेटेड कॉस्ट प्राइस ये हो गई, तो कुछ फायदा हुआ। अब वो क्लेम कर रहा है कि वो कॉस्ट कॉस्ट प्राइस उसने खरीदी है एक्चुअल में, तो उस कॉस्ट प्राइस पे अपने कस्टमर्स को सेल कर रहा है, लेकिन क्या, 10 सेंटीमीटर क्लोथ, 10 सेंटीमीटर क्लोथ छोटा करके दे रहा है, समझे, यानी कि अगर ये वाली जो प्राइस है वो 100 सेंटीमीटर क्लोथ की है, 100 सेंटीमीटर क्लोथ की ये प्राइस है, तो 90 सेंटीमीटर की क्लोथ की प्राइस कितनी हो जाएगी, 1000/11, 90,
ठीक है, यानी कि 9000/11। 100 करना है तो ये 900/11। 900/11 जो है इसकी वो हो गई सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस तो बेच रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गई हमारे पास 90 सेंटीमीटर है, उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई है ना। ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई 90 सेंटीमीटर की हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। हमसे कह रहा है कि इसका गेन कितना हुआ। ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, वो क्लेम कर रहा है कि वो सेलिंग प्राइस से बेच रहा है, यानी कि 100 रुपये से बेच रहा है हाँ, मतलब जिस कॉस्ट प्राइस में वो लाया, सपोज 100 रुपये में लाया तो 100 में बेच रहा है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 100 माइनस 900/11 और 900/11 100%, है ना। एच पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। देखिए प्रॉफिट कमाने का दो तरीका होता है, या तो आप सेलिंग प्राइस को ज़्यादा करिए कॉस्ट प्राइस से, नहीं तो अगर आप सेलिंग प्राइस ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो कॉस्ट प्राइस को कम कर दीजिए खुद खुद करके, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे पास 1100 माइनस 900 हो जाएगा 200/900 इंटू कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बन जाएगा 22 और 2/9%। ठीक है, 2 pipes A and B can fill a tank in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is also outlet C. Pipes and system का सवाल है। If A, B, C are open together within 50 minutes, how much time will it take? अब suppose वो n minutes लेता है, ठीक है। अगर एक मिनट में अगर ए बी सी को ओपन कर दिया जाए तो एक मिनट में एम की कितनी फुल होगी 1/50। एक मिनट में इतनी फुल हो जाएगी, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1/a। 1/a कितना है 1/60 प्लस 1/b कितना है 1/75 प्लस और माइनस में ना आउटलेट है तो माइनस हो जाएगा -1/n। तो सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/15 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 9/300 -1/n, तो 1/n की वाली कितनी हो जाएगी 9/300 -1/50 6/300 3/300, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। इनकी हो जाएगी आपके पास 100 मिनट्स, ठीक है। देखिए इस वाले क्वेश्चन को नीचे रखना करते हैं, ठीक है। और देखिए एक मिनट, मेरे ख्याल से ऑडियो लैग हो गया होगा। इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, तो ऑडियो लैग हो गया था थोड़ा, जो वहाँ प्रॉब्लम हो गई आ गई थी, इसको फिर से हम देख लेते हैं। ए बी के बीच में 1000 मीटर की रेस हो रही है, और वो ए जो है ए जो है बी को बीट कर दे रहा है बाई 100 मीटर और 10 सेकेंड्स, ठीक है। यानी कि वी ए बाई वी बी का रेशियो कितना हो जाएगा उनके 1000/900, यानी कि 10/9। या फिर हम कहें कि वी अपॉन वी बी का रेशियो कितना हो जाएगा T+10/T। कहने का मतलब है कि जब ए जो है टाइम टी में पहुंचा तो वी जो है उससे बाद में पहुंचा, इज इक्वल टू 10/9। यहाँ से हम देख सकते हैं टी की वैल्यू 90 आ गई, टी की वैल्यू आ गई 90, यानी कि टाइम टेकन बाई ए इज 90 एंड टाइम टेकन बाई बी इज बेसिकली टाइम टेकन बाई ए प्लस 10 विच इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स, राइट। 100 सेकेंड्स में। अच्छा, अब हमसे कह रहा है कि बी जो है वो 50 मीटर से इंजर्ड हो गया, वो 50 मीटर से बी जो है क्या हो गया इंजर्ड हो गया, जिससे कि उसकी वेलोसिटी आधी हो गई। यहाँ तक तो वेलोसिटी, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 550 तक वो वहाँ पर वक्त की आधी हो गई, तो टाइम टेकन कितना लगा होगा। सपोज ए तो यहाँ 90 सेकंड पे पहुंच गया, और बी, ठीक है, बी जो है यहाँ पे इसके बहुत बाद पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे बी की स्पीड ही आधी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको कितना टाइम लगा 450/वी बी। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको कितना टाइम लगा 550/वी बी। कितना हो गया 1550 अपॉन वी बी। इसको टोटल इतना टाइम लगा, टोटल टाइम, ठीक है, इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में। तो बीए की स्पीड क्या है, अगर अगर वो 1000 मीटर को 90 सेकंड से पूरा कर रहा है तो बीए की स्पीड कितनी हो जाएगी 100/9। 100/9 को यहाँ उठा के रखेंगे तो बीबी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा
100/9 VB इक्वल टू 10/9। यहाँ से ये कैंसिल हो, यहाँ से तो VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यहाँ रख देंगे 1550/10। 155 सेकेंड्स में डी ने फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया, जो कि डी पहले 9 सेकंड में क्रॉस कर चुका था। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, इससे कि ए ने बीट को बीट किया, कितना आया 155 माइनस 90 फाइव 65 सेकेंड्स, यानी कि 65 सेकेंड्स पहले ही ए जो है वो बी को क्रॉस कर चुका है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज बाय 10% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, व्हाट इज द परसेंट ऑफ सैलरी ही डिडंट रिसीव। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर ओरिजिनल सैलरी थी एक्स, इंक्रीज सैलरी हो गई 11x/10, कितना अमाउंट नहीं मिला 11x/10 माइनस एक्स। एक मिनट, ऐसे नहीं, देखिए इसको फिर से समझिए। इंक्रीमेंटेड सैलरी हो गई हमारी 11x/10, क्योंकि अभी ये करंट सैलरी है, लेकिन उसको अभी मिल कितनी रही है एक्स, तो मिलनी कितनी चाहिए 11x/10, तो अपॉन में कितनी मिलनी चाहिए थी 11x/10 इंटू 100, ये होगा इसका, ठीक है। यानी कि 10x माइनस 11x, यानी कि बेसिकली माइनस एक्स और 11x इंटू 100 आ रहा है, यानी कि -10/11, हाँ सॉरी -100/11% इसको सैलरी नहीं मिल रही है। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो उसको कम मिला है बेसिकली, मिलना उसको इतना चाहिए, फिर उसको इतना रहा, ठीक है बस। A truck moves along a circular path described 100 meter when it has traced 36 degree at the center। 36 डिग्री इसने सेंटर पे ट्रेस किया और इसमें कितना मीटर चला 100 मीटर, इज इक्वल टू एस, हमारा हो गया आर, ये हमारा हो गया थीटा। अब बस लेते हैं क्या होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। फिर ये हमसे पूछा है एस वैल्यू कितनी है 100 मीटर, इज इक्वल टू आर हो जाएगा मेरा पूछा है थीटा हो जाएगा 36 डिग्री, डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180, ठीक है। आपका हो जाएगा पाई उधर जाएगा से आ जाएगा 500/5, और आगे कितना आ जाएगा इसका 500/5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, टू पोल्स आर प्लेस्ड एट पी एंड क्यू ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये हमारे पास एक रोड है, हमारे पास दो पोल्स रखे हुए हैं, कौन कौन से, पी और क्यू। यहाँ पे पी रखा है और यहाँ पे क्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो रोड को थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं स्पीड। हमसे क्या बोला है, सच दैट द लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोड, यानी कि लाइन जॉइनिंग दिस जॉइन एंड दिस जॉइन इज परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली इट इज परपेंडिकुलर टू द रोड। अ पर्सन मूव्स x मीटर फ्रॉम पॉइंट P पैरेलल टू द रोड आर, पैरेलल टू द रोड एंड प्लेसेस अनदर पोल एट P। कहने का मतलब है यहाँ पे पर्सन जो है, पर्सन जो है यहाँ पे x मीटर चला, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, जब फर्दर हमसे बोल रहा है प्लेसेस अनदर पोल एट आर, द पर्सन मूव्स फर्दर x मीटर इन द सेम डायरेक्शन एंड टर्न्स y, यानी कि फर्दर वो यहाँ से x मीटर और चला और फिर यहाँ से y हो गया अवे फ्रॉम द रोड, वेयर ही फाइंड्स हिमसेल्फ q एंड r द सेम लाइन, यानी कि जब ये पर्सन यहाँ पे पहुंचा तो उसने देखा कि q और r दोनों सेम लाइन में आ रहे हैं। आगे से बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q दैट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रोड, ठीक है। यानी कि हमसे बेसिकली ये वाला पार्ट पूछ रहा है। हम देख सकते हैं कि ये पी क्यू आर, सपोज ये पॉइंट ऐसे, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। हम देख सकते हैं ट्राइंगल आर एच टी और ट्राइंगल क्यू ओ टी दोनों के दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर हैं तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं सी बी सी टी का, मतलब वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का। तो ये कितना हो जाएगा वाई अपॉन, सपोज मैंने इसको बोला, इसको मैंने बोल दिया पी, है ना, तो वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वाई प्लस बी अपॉन, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2y इक्वल टू वाई प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी आ गई बाई, यानी कि जो वेट ऑफ द रूट थी बी जिसको हमने एज्यूम किया था वो कितना आ गई बाई। इसी के साथ हम यहाँ पे खत्म करते हैं अपना पहला फॉर्म 16 का पहले सिविल पेपर का पहला पार्ट। आपने तो आप रोते हो जाएगा क्वेश्चन में, इसमें आपको पता चल गया होगा कि हमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन लीड करने हैं। जिस भी स्टेटमेंट में आपको लगे कि प्रूव करना है, प्रूव करना है, उसको तुरंत वहां से छोड़ दीजिए। अगर जल्दी होता है, यानी या तो अगर आपको प्रूफ बाय हार्ट याद है, आपने कभी किया हुआ है या आपकी इतनी प्रैक्टिस अच्छी है कि आप कुछ सेकंड्स में उसको प्रूफ निकाल देते हो, तब तो ठीक है। वरना अगर आपने बिल्कुल नहीं किया है, आप एक तरफ बिगनर है, तो उसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन को वहीं छोड़िए और तुरंत वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो शॉर्ट है, जल्दी होता है। क्योंकि यहाँ पे इस पेपर में मायने ये रखता है कि आपने कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए, ना कि सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करना है, और ये भी नहीं सुनना है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कर नहीं कर पाएंगे।
हम नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमें फंसाने के लिए दिए जाते हैं, यस, हमें फंसना नहीं है। एंड बाकी सब आपको पता ही है। अम, अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए और सारे कंसेप्ट जो भी हैं शॉर्ट को ड्यूरेशन में याद करके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिए। थैंक यू।